हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करने वाले हैं देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और हाल ही में चर्चा में आए नेशनल टॉपिक पर, जो सीधे तौर पर हमारे देश की सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिविल सोसाइटी फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में लोकसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया है। यह बिल बेसिकली देश में आने वाले फॉरेन फंडिंग यानी विदेशों से मिलने वाले चंदे को रेगुलेट करने, उसकी मॉनिटरिंग को सख्त बनाने और उसके मिसयूज को पूरी तरीके से रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बिल के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है, इसके प्रमुख प्रावधान या की फीचर्स क्या हैं, देश के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और सिविल सोसाइटी और विपक्ष द्वारा इस पर क्या क्या चिंताएं और कंसर्न्स एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार को इस कानून में संशोधन करने और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA को और कड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि देश में काम कर रही कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs और संस्थानों द्वारा विदेशी फंड्स का भारी पैमाने पर मिसयूज किया गया। कई मामलों में फंड्स का डायवर्जन सामने आया, यानी जिस सामाजिक या कल्याणकारी काम के लिए पैसे बाहर से आया करते थे, उसे वहां इस्तेमाल ना करके अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लगा दिया गया। इसके अलावा इन फंड्स के हिसाब किताब में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी कमी महसूस भी की जा रही थी। इन्हीं सब कमियों को दूर करने, देश के कानूनी ढांचे को मजबूत करने और विदेशी पैसों से बनाई गई संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ये नया बिल लेकर आई है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इस बिल के सबसे महत्वपूर्ण और बड़े प्रावधानों यानी की फीचर्स के बारे में, जिन्हें 8 मुख्य बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है। पहला बड़ा बदलाव है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर एसेट्स का गठन। बिल में एक वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। अगर किसी संस्था का FCRA लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है, एक्सपायर हो जाता है या रेन्यू करने से मना कर दिया जाता है, तो उस संस्था का सारा विदेशी पैसा और उस पैसे से खरीदी गई सभी संपत्तियां यानी एसेट्स तुरंत इस अथॉरिटी के कंट्रोल में चली जाएंगी। दूसरा प्रावधान है वेस्टिंग फॉर एसेट्स ऑन क्लोजर। अगर कोई NGO पूरी तरीके से बंद हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है या उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में उसकी विदेशी फंड से बनी सभी संपत्तियां हमेशा के लिए इस अथॉरिटी के जरिए सरकार के अधीन हो जाएंगी। तीसरा बदलाव है ऑटोमेटिक सेसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से जुड़ा। जैसे ही FCRA रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होगी या रिन्यूएबल की अर्जी खारिज होगी, रजिस्ट्रेशन अपने आप खत्म मान लिया जाएगा। इससे पहले होने वाले प्रशासनिक कंफ्यूजन और देरी को खत्म किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान है टाइम बाउंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। संस्थानों को अब विदेशी चंदा एक निश्चित तय सीमा यानी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन के भीतर ही प्राप्त करना होगा और उसे खर्च भी करना होगा। इससे पैसों को बिना वजह लंबे समय तक जमा करके रखने और उनके गलत इस्तेमाल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। पांचवा प्रावधान है रेस्ट्रिक्शंस ड्यूरिंग सस्पेंशन के बारे में। अगर किसी संस्था का लाइसेंस जांच के दौरान सस्पेंड किया जाता है, तो वो संस्था केंद्र सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना अपनी किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकती, ट्रांसफर नहीं कर सकती और ना ही उसे गिरवी रख सकती है। छठा प्रावधान है सेंट्रलाइज्ड अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन। किसी भी NGO या संस्था के खिलाफ कोई भी जांच यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य देश भर में जांच की प्रक्रिया में एकरूपता लाना और मनमानी जांच को रोकना है। सातवां बदलाव है रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टीज। नियमों के उल्लंघन पर सजा के प्रावधान को थोड़ा व्यवहारिक बनाया गया है। पहले जहां 5 साल तक की जेल का प्रावधान था, उसे घटाकर अब अधिकतम 1 साल की जेल, जुर्माना या दोनों को साथ में कर दिया गया है। आठवां और आखिरी बड़ा बदलाव है एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन ऑफ की फंक्शनरी। अब किसी संस्था के डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, ट्रस्टीज, HUF के कर्ता, ट्रेड यूनियंस या ट्रस्ट के पदाधिकारियों और मैनेजमेंट में कंट्रोल रखने वाले सभी मुख्य व्यक्तियों को की फंक्शनरी माना जाएगा। यदि कानून का कोई उल्लंघन होता है तो ये सभी लोग व्यक्तिगत रूप से दोषी यानी पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे, जब तक कि वे ये साबित न कर दें कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी या उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी। आइए अब समझते हैं कि कानून और शासन के दृष्टिकोण से इस संशोधित बिल की क्या सिग्निफिकेंस यानी महत्व है। ये बिल विदेशी फंडिंग के पूरे सिस्टम में एक मजबूत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करेगा। निश्चित समय सीमा तय होने और अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय होने से पूरे
एनजीओ सेक्टर में फाइनेंशियल अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी चंदे का इस्तेमाल किसी भी ऐसी गतिविधि में होने से रोका जा सकेगा जो भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही जांच के लिए केंद्रीय मंजूरी की व्यवस्था से राज्यों और विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच एक समान नीति लागू होगी और बेवजह के उत्पीड़न से बचाव भी होगा। हालांकि दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने इस संशोधित बिल को लेकर गंभीर कंसर्न्स और चिंताएं जताई हैं और विपक्ष ने इसे कठोर यानी ड्रैकोनियन तक करार दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता एक्सेसिव एग्जीक्यूटिव कंट्रोल यानी कार्यपालिका के अत्यधिक अधिकार को लेकर है। आलोचकों का मानना है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास असीमित अधिकार आ जाने से एनजीओज की स्वतंत्र रूप से काम करने की आजादी यानी ऑटोनॉमी खत्म हो सकती है। दूसरी चिंता संपत्ति के अधिकार यानी आर्टिकल 300A यानी राइट टू प्रॉपर्टी के उल्लंघन को लेकर है, क्योंकि बिना किसी स्पष्ट न्यायिक प्रक्रिया यानी जुडिशियल ओवरसाइट के संस्थानों की संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने का अधिकार दिया जा रहा है। तीसरी बात, संपत्ति के निपटारे और नियम बनाने का काम कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ देने से पार्लियामेंट्री ओवरसाइट रिड्यूस होता है। इसके अलावा छोटे एनजीओज के लिए बार बार की कागजी कार्रवाई का बोझ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन संभालना मुश्किल होगा और कार्रवाई के डर से संस्थानों में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, जिससे वे संवेदनशील सामाजिक मुद्दों पर काम करने से झिझक सकते हैं। तो फिर दोस्तों, संक्षेप में कहें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 एक तरफ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता और कार्य प्रणाली के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी करता है। आने वाले समय में देखना होगा कि संसद में बहस के दौरान सरकार इन चिंताओं का क्या समाधान निकालती है। तो फिर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स और एजुकेशनल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।